Welcome to Tatsambodh. Today's topic of discussion is on चिपको मूवमेंट एंड कंट्रीब्यूशंस ऑफ सुंदरलाल बहुगुणा जी, क्योंकि हाल ही में इनकी कोरोना से डेथ हो गई थी। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। ये है इनका पिक्चर और ये देखने में ही देखिए साधु व्यक्ति जैसे लगते हैं। इनके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ, जैसे कि इनका जन्म 9 जनवरी 1927 को हुआ था और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। इनके बारे में कहा जाता है कि ये भारतीय एनवायरमेंटलिस्ट थे, यानी एनवायरनमेंट के प्रति बहुत ही ज़्यादा जागरूक इंसान, और उन्होंने एक्शंस के थ्रू करके दिखाया था। खास करके चिपको मूवमेंट में लीडरशिप दिखाया था। चिपको मूवमेंट हम आगे जाके पढ़ेंगे। इस मूवमेंट में इन्होंने 5000 किलोमीटर पूरे हिमालय में ट्रैवल किया था, जिसके कारण ये मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंस में आ गया था। खास करके नेशनल से लेकर इंटरनेशनल मीडिया में इसका बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़ के पब्लिकेशंस हुए थे। इस वजह से एनवायरनमेंट एक कंसर्न बन गया था। उस समय का एक तरह से आप कहिए कि पब्लिक टॉक हो गया था। साथ ही साथ उन्होंने जब ये स्लोगन क्रिएट किया, इकोलॉजी इज़ परमानेंट इकोनॉमी, तब जाके इस मूवमेंट को और जान मिल गई और इस पे एक बड़ी बहस भी छिड़ गई। फिर आगे हम स्लाइड्स में इन चीज़ों को देखेंगे। अगली बात, इनको कहा जाता है कि इस चीज़ को आगे ले जाते हुए इन्होंने फिर टेहरी डैम प्रोटेस्ट में भी बहुत सारे साथ दिया। 1980 के पूरे दशक में इन्होंने इस तरह की बहुत भयंकर इन सेंस की पब्लिक का उसमें सेंटिमेंट जुड़ा हुआ, उसको लेकर के आए थे। फिर इनको सरकार ने पहले पद्मश्री दिया था, लेकिन उस वक्त उन्होंने रेफ्यूज़ कर दिया। बाद में इन्होंने पद्म विभूषण एक्सेप्ट किया था 2009 में, जो कि भारत के सिविलियन अवार्ड्स में से एक हैं। इनका जन्म मरोदा टेहरी उत्तराखंड में हुआ। उस वक्त जब ये मूवमेंट चल रहा था, उस वक्त ये उत्तर प्रदेश का पार्ट था। इन्होंने मतलब एनवायरमेंटल वाले चीज़ों को करने के पहले ये अनटचेबिलिटी के खिलाफ, छुआछूत के खिलाफ भी फाइटिंग किए थे, क्योंकि इनका गांधीयन प्रिंसिपल के थे ना, तो वो सारी चीज़ें करते थे जो गांधी जी उसके लिए स्टार्ट किए थे। बाद में इन्होंने देख रहे हैं एंटी लिकर ड्राइव भी चालू किया था शराबबंदी के खिलाफ। 13 साल की उम्र में इन्होंने श्रीदेव सुमन जी के लीडरशिप में इन्होंने एक तरह से नेशनलिस्ट मैसेज स्प्रेड करना चालू किया। कौन कौन सा? गांधीयन नॉन वायलेंस, अहिंसा का। ये कांग्रेस पार्टी के भी सदस्य रहे थे यूपी। तो ये सारी बातें इनके बारे में हैं। अब हम लोग और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि 1947 के पहले भी इन्होंने आज़ादी के लिए लड़ा था। गांधीयन प्रिंसिपल के प्रति इनका इतना लगाव था कि इन्होंने अपनी वाइफ से शादी करके कहा था कि हम लोग रूरल विलेज में ही रहेंगे, तभी शादी करेंगे। गांधी जी यही प्रोपेगेट करते थे। फिर देखिए, इनसे इंस्पायर्ड होके एक पंडुरंग हेगड़े जी थे, जो कि कर्नाटक में अपीको मूवमेंट, सेम तरह का वहाँ का ये भाषा, इस वजह से अपीको आपको लग रहा है, पर ये मूवमेंट स्टार्ट किया। ये सब सुंदरलाल बहुगुणा जी के कंट्रीब्यूशन हैं। अब जो आपको बार बार एक चीज़ आया इनके लाइफ में, वो है चिपको मूवमेंट से रिलेटेड, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे स्लोगन्स क्रिएट किए, ढेर सारे लीडरशिप रोल्स प्रोवाइड किए। तो बेसिक हमें जानना क्या चाहिए कि आखिर चिपको मूवमेंट है क्या। उसी संदर्भ में मैं आपको बता रहा हूँ कि उस मूवमेंट के आने के पहले के क्या बैकग्राउंड रहे थे, ऐसे क्या कंडीशंस रहे थे जो इसको नेसेसिटेट करते थे कि नहीं, देयर हैज़ टू बी अ मूवमेंट। जब चीन भारत का युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद या उसी दौरान बहुत सारे वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए रोड्स वगैरह बन गए थे। तो हुआ क्या कि वहाँ पे आने जाने की सुविधाएं बढ़ने लगी। तो धीरे धीरे कमर्शियल कंपनी जो लकड़ियों के बिजनेस में, जैसे आप फर्नीचर को देख सकते हैं, पेपर इंडस्ट्री को देख सकते हैं, तो इसके कारण वो लोग वहाँ पे अब इंक्रीजिंगली गवर्नमेंट भी उनको कॉन्ट्रैक्ट देने लगी। जैसे आप देख सकते हैं कि फॉरेन बेस्ड लॉगिंग कंपनी, लॉगिंग किसको बोलते हैं कि पेड़ों को एक खास पर्टिकुलर स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स में काटा जाता है और उनके अपने यूज़ के लिए। अब हुआ क्या कि देखिए, गांव के लोग पेड़ पे तो बहुत सारी चीज़ों के लिए डिपेंडेंट, डायरेक्टली तो आप कह सकते हैं कि खाने पीने के लिए, और फ्यूल मतलब उस ज़माने में एलपीजी सिलेंडर उत्तराखंड के उतने भीतरी भाग में तो नहीं अवेलेबल होंगे, तो जलावन के काम आता है। और इनडायरेक्टली जैसे पानी को प्योरीफाई करता है, खास करके पहाड़ों में जड़ को पकड़ के पेड़ों के वो जाके एक्विफर्स में कलेक्ट होता है पानी, तो इसलिए पानी के प्यूरिफिकेशन में उसका बहुत मदद होता है। दूसरा, सॉइल स्टेबिलाइजेशन, मिट्टी को जकड़ के रखता है ना जड़ पेड़ का, तो
अगर बहाव होता है पानी का, खास करके स्लोपी सरफेसेस पे, तो वहाँ पे मिट्टी के बहाव को भी ये रोकता है। तो इस वजह से पेड़ उनके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी थे, और ख़ास करके वो अकेले पेड़ नहीं हैं, वहाँ पे फॉरेस्ट का एनवायरनमेंट है। आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी थी कि विलेजर्स को नहीं दिया जाता था इन चीज़ों को करने के लिए। आप देख सकते हैं कि एक फॉरेन बेस्ड कंपनीज को लाया गया। ऐसा क्यों है, इसको जानने से पहले आपको समझना होगा कि भारत का एक इतिहास रहा था जो कि कॉलोनियल लीगेसी थी। ब्रिटिशर्स जो थे वो हर चीज़ पे अपना कब्जा जमाना चाहते थे, तो उन्होंने फॉरेस्ट की भी ऐसी कुछ पॉलिसी लगाई थी कि जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, जो वहाँ रहते थे, उनको भी अगर उधर जाना है या उसको यूज़ कर रहा है तो ब्रिटिशर्स की परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आप भारतीय नेशनल मूवमेंट को जब आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जहाँ पे उन्होंने उनके भी रिवोल्ट्स को आप पढ़ते हैं कि कैसे ट्राइबल रिवोल्ट्स आप जब पढ़ेंगे तब आपको ये बातें ज़्यादा जानकारी मिलेंगी। पर इन चीज़ों को क्या हुआ कि भारत आज़ाद जरूर हो गया था, लेकिन हर तरह से आज़ाद नहीं था। इन सारे पॉलिसीज़ में अब हमारी भारत की सरकार अपनी सरकार थी, पर फिर भी अपने ही लोगों के खिलाफ इस तरह के कानून थे। तो इनके कारण हो क्या रहा था कि जो लोग वहाँ रहते थे उनके लिए ये प्रॉब्लम बन गया था। इस वजह से वो लोग प्रोटेस्ट किए। तो ये था बैकग्राउंड चिपको मूवमेंट का एक्चुअली जो स्टार्ट होने वाला था ना। तो आप अब देख सकते हैं कि जो मूवमेंट स्टार्ट होने वाला है, जो आंदोलन स्टार्ट होने वाला है, वो क्या होगा। वो बेसिकली गवर्नमेंट के खिलाफ होगा कि भैया आप फॉरेन कंपनीज को काटने का मत दीजिए, हमें कॉन्ट्रैक्ट दीजिए, हम मैनेज करेंगे। जब हम खुद मैनेज करेंगे तो हम इकोलॉजी यानी एनवायरमेंटली जैसे हमारे लिए वो ज़रूरी है उनको भी बना कर रखेंगे और ज़रूरत के हिसाब से ही काटेंगे। पेड़ों को काटने के कारण दिक्कत क्या क्या होती है। ऐसा देखा गया था कि कुछ वर्षों में जो खेती होती थी उसमें भी उपज कम होने लगी थी। दूसरा इरोजन। इरोजन का मतलब होता है मिट्टी जो है टॉप लेयर, टॉप सॉइल वो बह जाता था पानी के कारण, या हवा बहुत तेज बहेगी तो अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो मिट्टी को बांध के रखेगा कौन। तो उसके कारण अब आपको मालूम होगा कि सॉइल का जो ऊपरी परत होता है उसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, और आप डिफॉरेस्टेशन करके चुटकियों में उसको गायब कर देते हैं। तो ये भी सही नहीं था, और इसको देखा जा रहा था कि ड्यू टू कटिंग ऑफ ट्रीज मोर एंड मोर इरोजनल एक्टिविटीज आर हैपनिंग। ओके, फिर देखा गया कि वाटर रिसोर्स भी डिप्लीट करने लगे, क्योंकि पानी का जड़ को पकड़ पकड़ के पानी भीतर जाता है और वहाँ पे एक्वीफर में स्टोर होता है। बहुत कम लोगों को ये पता है कि मिट्टी सिर्फ ऊपर टॉप लेयर में होता है, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे ना तो मिट्टी भी पत्थर बन जाती है, तो अपने आप पानी अंदर नहीं जाएगा, उसको जाने के लिए कुछ रास्ते होते हैं, और पेड़ का जो जड़ होता है ना वो यही रास्ता क्रिएट करता है। इस वजह से वहाँ इंक्रीजिंगली वाटर रिसोर्सेज की प्रॉब्लम होने लगे थे, क्योंकि एक तो वो लोग हिमालय में रहते हैं, तो हिमालय में समतल भूमि तो है नहीं, और वहाँ से पानी का तो एक नेचुरल फ्लो होता है कि वो बह के नीचे आ जाएगा। अगर पेड़ पौधे उन स्लोप्स में नहीं रहेंगे तो वाटर रिसोर्स आज न कल ख़त्म होएगा ही। तो ये प्रॉब्लम भी वहाँ पे आने लगी थी। फिर फ्लडिंग की भी समस्या हो रही थी, क्योंकि पानी आएगा तो रोकने वाला नहीं है कुछ, और डायरेक्ट पानी का असर काटेगा नहीं। पेड़ वेड़ रहते हैं तो इन चीज़ों को मेंटेन करके रखते हैं, मिट्टी को मेंटेन करके रखते हैं, धाराओं को इधर उधर नहीं बहने देते हैं, एक कांस्टेंट डायरेक्शन में एक स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं पेड़ उन स्लोप्स पे। तो ये सब घटनाओं में इंक्रीजिंग ट्रेंड देखा जाने लगा था। तो इस वजह से लोगों को एक आप समझ सकते हैं कि ये भीतर का गुस्सा था कि वो कुछ कर नहीं सकते थे, गांव वाले थे, उनके पास बहुत रिसोर्सेस नहीं था, फिर भी उन्होंने क्या किया, अपने गुस्से को गांधीयन मेथड्स में कन्वर्ट किया। और ये सब तब संभव हो पाया जब कुछ वहाँ पे लीडरशिप लोकल प्रोवाइड की गई। अब हम इस चिपको मूवमेंट के बारे में कुछ बेसिक्स जानकारी देखते हैं। ये एक तो अब आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ कि ये किसके अगेंस्ट था। फॉरेस्ट कट कर रहे थे लोग, और कटिंग कारण से जो डिस्ट्रक्शन हो रहा था उसको बचाने के लिए था। तो ये बेसिकली एक तरह से कंजर्व कर रहे हैं, जो चीज़ें हैं उसको मेंटेन किया जा रहा है ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे। ठीक है। दूसरी बात, अब थोड़ा सा टेक्निकल, मैंने बताया ना कि इनको लीड करने वाले कुछ एक्टिविस्ट थे जिनका एक नाम है चंडी प्रसाद भट्ट जी, जिन्होंने एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। कोऑपरेटिव का मतलब ये होता है कि बहुत सारे लोग, जब छोटे छोटे लोग होते हैं ना, तो बोलते हैं ना कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ। आप अकेले बहुत इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे लोग अगर एकजुट हो जाते हैं तो एक पूंजी अच्छी खासी हो जाती है, और उससे वो लोग कलेक्टिव काम करते हैं। तो दसोली ग्राम स्वराज्य संघ, बाद में इसका नाम बदल गया, DGSM के नाम से जाना जाता है। इन्होंने क्या कहा कि कमर्शियल कंपनी की जगह क्यों ना हम लोगों को ही मिला के छोटी छोटी कोऑपरेटिव कंपनी बनाए। जैसे आप समझ सकते हैं कि
अमूल है, तो अमूल आज कोऑपरेटिव है ना, छोटे छोटे फार्मर्स को मिला के ही एक बड़ी संस्था बनी, या बिहार में सुधा की कंपनी दूध की है। तो इस तरह से उन्होंने चाहा कि क्यों ना हम ही मैनेज करें, तो इन्होंने स्टार्ट तो किया, पर आप देखेंगे कि इनको ना मिल के फॉरेन कंपनियों को मिलने लगा। अब उस वक्त, आज जो आप उत्तराखंड समझते हैं, उस वक्त वो उत्तर प्रदेश का पार्ट था। और चिपको मूवमेंट आया, ये नाम जो चिपको कहाँ से आया, कि जो महिलाएं इस मूवमेंट में यूज़ कर रहे थे। अब मान लीजिए पेड़ काटने के लिए लोग आएंगे तो उसको पकड़ लीजिए चारों तरफ से आप, तो हम चिपक गए पेड़ को पकड़ के, पहले मेरे को काटो फिर पेड़ को काटना। तो ये जो मेथड एक बहुत ही इनोवेटिव यूज़ किया गया था, हिंदी में चिपको उसका नाम है, इंग्लिश में हग बोलते हैं उसको, वहाँ से ये नाम आया। तो ये बातें चिपको मूवमेंट के बारे में कुछ कुछ आप देख सकते हैं। इस पूरे मतलब इस ये पिक्चर ही डिपिक्ट करता है, आप उनके फेसेस पे देख लीजिए कितना इनोसेंस है, बट लुक एट देयर प्राइड, और वो मेथड में कितना विश्वास है। ये होता है हिंसा की ताकत। अगर आपको एक अच्छा लीडर मिल जाता है तब की बात है। और पेड़ों के प्रति इतना लगन रखना अपने आप में एक भावनात्मक रिलेशंस को दिखाता है कि नेचर के साथ कैसे रूरल इंडियंस उस वक्त के इतना गहरा नाता रखते थे। अगर ऐसा होता तो सब लोग ऐसा करते तो कितना अच्छा होता, इकोलॉजी को कोई इम्बैलेंस ही नहीं होता। खैर, अब इस मूवमेंट में क्या होता है, कोई भी मूवमेंट होता है उसमें कुछ कुछ मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री खास करके भारत के जो आज़ादी के आंदोलन में हुआ था, तो उसमें आपको पता चलेगा कि बहुत ही इनोवेटिव मेथड्स यूज़ किए गए थे। जैसे औरतें लिकर शॉप्स के सामने जाके उसको करती थी, बंद करो बंद करो, जिसको पिकेटिंग बोला जाता है इंग्लिश में। बहुत सारे लोग विदेशी कपड़ों को जला देते थे, हिप्स क्रिएट कर करके। बहुत सारे धागे बांधे जाते थे, सेक्रेड थ्रेड्स, वंदे मातरम लोग आते थे। उसी प्रकार इस मूवमेंट में भी कुछ गांधीयन प्रिंसिपल यानी अहिंसा और सत्य का प्रिंसिपल यूज़ किया जाएगा, और कुछ कुछ अलग अलग मेथड्स यूज़ किए जाएंगे, जिसको आइए देखते हैं। अब देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है कि जो वीकेस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी होता है, जिसको जनरली माना जाता है विमेन एंड पीजेंट ग्रुप्स, पीजेंट है ना फार्मर्स, वहाँ लोकल जो छोटे छोटे किसान होंगे, उन लोगों ने अपने फॉरेस्ट पे अधिकार के लिए पीसफुल तरीके से, शांति तरीके से, नॉन वायलेंट तरीके से पेड़ों को हग करके, चिपक करके उन्होंने पेड़ों को बचाने का काम किया इस मूवमेंट में। इसलिए इसका नाम चिपको मूवमेंट पड़ा। अब विमेन लीडर्स का नाम नहीं आता, हमने सुंदरलाल भोगनी जी का नाम सुना ही है। एक तो ठीक है, उन्होंने लीडरशिप प्रोवाइड कराया, पर इम्पॉर्टेंट यहाँ पर कुछ महिला जो लोगों का नाम रह जाता है उनका भी नाम है, तो आप देख सकते हैं। इसी मूवमेंट के दौरान बहुगुणा जी की भी लीडरशिप उभर के सामने आई नेशनल स्टेज पे। एक्चुअली आपको मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में बताया कि वो 13 साल के ही उम्र से गांधी जी से इतने प्रभावित थे कि वो अलग अलग काम ऑलरेडी कर रहे थे, पर उनको एक नेशनल इमेज और आप कहिए इंटरनेशनल रिकग्निशन मिला जब वो इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। और उन्होंने देखिए फास्टिंग मेथड को यूज़ किया। आपको मैंने पहले भी बताया था, सीक्रेट थ्रेड्स को बांध के, ताकि एक जुटता का भाव हो। भगवत गीता का उन्होंने रिसाइट करना चालू किया पार्ट। तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, आपको एक तरह की कम्युनिटी की फीलिंग देती है, एक कलेक्टिव, आप कह सकते हैं कलेक्टिव एम, कलेक्टिव गोल के प्रति फाइट करने की प्रेरणा देती है ये सब चीज़ें। इसमें रिलीजियस कॉनोटेशन कम है, पर एक एकजुटता की भावना ज़्यादा है। दूसरी तरफ अब देखिए, चीर पाइन एक तरह का पेड़ है जिससे रेजिन निकलता है। रेजिन आप समझ सकते हैं कि एक तरह का ग्लू है पेड़ के अंदर से जो निकलता है, उससे कुछ चीज़ें बनती हैं आगे जाके फैक्ट्री में, तो उन चीज़ों को भी लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो जिन जिन पेड़ों से ये निकाला जा रहा था वहाँ पे उन लोगों ने बैंडेज, पट्टी किया। ये आप समझ सकते कि कितनी भावनात्मक रिलेशन, आपके पैर में कट हो जाता है तब आप बैंडेज करते हैं। तो उन लोगों ने उन पेड़ों को अपना पार्ट माना और उसको, रेजिन को आप समझिए कि ब्लड से रिलेट किया। तो ये एक सिंबॉलिक जेस्चर था, पर कितना पावरफुल था। आप इसको एक तरह से कह सकते हैं कि एक आध्यात्मिक मूवमेंट भी था, आज के समय के लिए बहुत ही बड़ा इंस्पिरेशन है। एक पुलना नाम का गांव था, वहाँ पे कुछ महिलाओं ने क्या किया था कि जो लोग लकड़ी काटने आए थे ना, पेड़ काटने, उनके वो सारे सामान लेके चले गए और रिसिप्ट रख दिया कि जब यहाँ से चले जाओगे तो आके ले जाना। तो ये सब भी चीज़ें होती है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टू द प्लान लोग नहीं करते हैं। आप याद करिए कि गांधी जी का जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी था, उसमें भी चौरी चौरा जैसे कांड हुए थे। तो
कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ थोड़ा सा ऐसा एलिमेंट आ जाता है जहाँ से लोग रुख बदलते हैं, पर फिर भी इट इज़ लार्जली पीसफुल। इसमें किसी जान माल की हताहत नहीं हुई। आइए मैं आपको दिखाता हूँ रेजिन एक्सट्रैक्ट कैसे होता है एक फ़ोटो के माध्यम से। अब आप देख सकते हैं ये पेड़ है, उसके बाक ऊपर वाले छिलके को हटा के इस तरह के कट मार्क्स बना दिए जाते हैं और उसमें कुछ फिल्टर्स और रोकने वाला उन्होंने यूटेंसिल्स लगा दिया और धीरे धीरे ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसमें जमा हो जाता है, तो फिर वो लोग निकाल लेते हैं। एक तरह का ऑर्गेनिक पदार्थ है जो कि अलग अलग तरीके से यूज़ होता है। तो इसी में अब बैंडेज पट्टी आप वो लोग कर दिए थे उस वक्त। अब देखिए किसी भी मूवमेंट का असली असेसमेंट वेदर इट इज़ सक्सेसफुल और नॉट और हाउ मच, तो एक तो होता है कि आपने कुछ गोल रखा हो शुरू में और उसको लेके कुछ काम किया और फाइनली आपने उसको अचीव कर लिया, तो उसको एक सक्सेस कहते हैं। पर समटाइम्स क्या होता है कि गोल बहुत बड़ा होता है और प्रोसेस के दौरान आप कुछ मेथड्स ऐसे पाते हैं जो कि आगे भी इंस्पिरेशन बन जाते हैं। हो सकता है कि आप जितना इंटेंडेड आपने गोल या एम रखा था वो अचीव ना भी हो, फिर भी उस बारे में पब्लिक का कंसर्न, एक्टिविस्ट का कंसर्न, गवर्नमेंट की पॉलिसी में चेंजेस, तो वो सब भी अगर आ गए तो समझिए कि वो मूवमेंट बहुत हाईली सक्सेसफुल है। और चिपको मूवमेंट तो हमारे बचपन की किताब से लेके अब तक हर वक्त ये पढ़ाया जाता है क्योंकि ये इसको एक बहुत ही सक्सेसफुल माना जाता है। और इसके सक्सेस के पीछे जब आप कॉन्सिक्वेंसेस को देखेंगे कि इसके कारण ऐसा क्या हुआ, तब आपको समझ में आएगा। जैसे पहली बात ये थी कि इसमें वाइड स्प्रेड पार्टिसिपेशन हुआ था। वाइड स्प्रेड पार्टिसिपेशन कहने का अर्थ ये है कि शुरुआत तो भले ही एक गांव, एक कस्बे से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे ये हिमालय में छोटे छोटे गांवों को जोड़ता आ गया। 72 से लेकर 79, आप टाइम पीरियड ही देख लीजिए। इतने समय के लिए किसी कॉज को फाइट करना इतना आसान नहीं है। आज के समय में लोग कितना जल्दी घबरा जाते हैं छोटे छोटे फेलियर से। 1 साल, 2 साल, 3 साल, आप देखिए कितने सालों साल लोग अपना जीवन गंवा देते हैं किसी चीज़ को, एक ऐसा कॉज जो उनको बहुत डियर है, रिजल्ट की आशा है भी नहीं, फिर भी लड़ रहे हैं, कोई हथियार नहीं है। ये नॉन वायलेंट स्ट्रगल है। तो इसकी ब्यूटी अपने आप में ही एक अलग तरह की ब्यूटी। आप देख सकते हैं कि 12 मेजर प्रोटेस्ट हुए थे और उत्तराखंड, हिमाचल, ये सब ग्रिप में आ गया था इससे। तो इससे क्या हुआ, जन जागरूकता हुई क्योंकि वाइडर पार्टिसिपेशन हो गया। यानी वहाँ जो लोग रह रहे थे, जिनके पास अभी दिक्कत नहीं भी पहुंची थी, वो भी इस बारे में कंसर्न हो गए थे। फिर जमीनी रूप से देखिए एक्शनेबल रिफॉरेस्टेशन हुआ, यहाँ से कटिंग हो गई थी, वहाँ पे 1 मिलियन 10 लाख ट्रीज लगाए गए उन रीजन में, कितना फायदा हुआ। फिर एक बड़े लीडर का भी इमरजेंस हुआ नेशनल स्टेज पे, और उसके बाद आप देख सकते हैं बहुगुणा जी ने टेहरी डैम प्रोटेस्ट में भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और इस कॉज के लिए फाइट किया। उसके रिजल्ट में कई बार देखते हैं कि लाइमस्टोन क्वेरी लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा माने माइनिंग जो होता है लाइमस्टोन का, वो लोग उसको बंद किया गया उधर अगर हो रहा था तो बात यह है कि जो इम्पोर्टेंट इश्यूज इकोलॉजी के हैं वो नेशनल स्टेज पे आने लगे और कुछ कुछ एक्शनेबल चीज़ें दिखने भी लगी। इसके कारण हमें एक बड़ा लीडर मिले, तो आगे आने वाले बहुत सारे प्रोटेस्ट को उन्होंने गाइड किया, बहुत सारे एक्टिविस्ट उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं और अलग अलग चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे आप देखेंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर ने लीड किया ना। इसी दौरान क्या हुआ कि सुंदरलाल बहुगुणा जी की इंदिरा गांधी से 1980 में एक मुलाकात होती है, जिसके बाद 15 साल का कमर्शियल फेलिंग पे बैन कर दिया जाता है उत्तराखंड में। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। दूसरी तरफ अब इस डिसीजन से क्या हुआ कि गुड प्रेसिडेंट कहने का मतलब कि आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसको बार बार लोग करने की इच्छा रखें। तो हुआ क्या, इस तरह का बैन अगर उत्तराखंड में उस समय हुआ, यानी एट दैट टाइम इट वॉज अ पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, आज का उत्तरांचल या उत्तराखंड कह लीजिए, हिमाचल प्रदेश में भी इसको लागू किया गया। कई सारे एनवायरमेंटलिस्ट के लिए इंस्पिरेशन था, जो मैंने पहले भी किया, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि नर्मदा बचाओ आंदोलन वॉज समवेयर इंस्पायर्ड बाई दिस लीडरशिप। फिर एक डिबेट भी हुआ, लार्जर पब्लिक डिबेट हुआ, इकोलॉजी वर्सेस इकोनॉमी। वर्ल्ड ओवर भी उस समय ये बातें हो रही थी, पर आज जितना सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे हम बात करते हैं, उस वक्त के लिए एक नई नई चीज़ें उभर के आ रही थी कि आखिर हमारे लिए डेवलपमेंटल कितना ज़रूरी है, इकोलॉजी कितना ज़रूरी है, क्या ब्लाइंड ग्रोथ करते जाना चाहिए, ग्रोथ के लिए क्या हम इकोलॉजी का हानि पूरी तरह से करेंगे या कोई एक बैलेंस होना ज़रूरी है। तो उसी से आप देख सकते हैं कि आने वाले भारत की आगामी बहुत सारी पॉलिसीज़ में इसका असर पड़ा था। ये है टेहरी डैम। आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो नदी आ रही है वो भागीरथी नदी है और भागीरथी नदी पर डैम बना दिया गया। तो बेसिकली डैम क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन है, नदी के बहाव में बीच में आप दीवार खड़ी कर देते हो
ताकि पानी का लेवल ऊपर हो जाए। पानी का लेवल ऊपर होगा तो क्या कर सकते हैं आप, बिजली बना सकते हैं, या जहाँ पे पानी का लेवल ऊपर हुआ है वहाँ पे नेचुरली आप इरिगेशन के लिए पानी ले जा सकते हैं, ड्रिंकिंग वाटर के लिए ले जा सकते हैं। ये मैप जो है वो गंगा नदी के बहुत सारी नदियों का मैप है। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि आखिर भागीरथी नदी है कहाँ। ये देखिए, ये है भागीरथी नदी। तो यहीं पे टेहरी डैम है कहीं, ये अलकनंदा है, फिर यहाँ पे देवप्रयाग में इन दोनों का मीट होता है, फिर आगे जाके गंगा बन जाती है। देख रहे हैं ना, ये यमुना के यहाँ मिल रही है, फिर ये वाराणसी है, आते आते पटना में आ गई, पटना से फिर भागलपुर होते हुए फरक्का बैराज से होके यहाँ से हुगली नदी बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। तो ये गंगा नदी है। थोड़ा अगर और आप इसको बेहतर ढंग से और बेहतर इमेज देखना चाहते हैं तो ये आप देखिए, ये उत्तराखंड का प्योर मैप है जहाँ पे आपको भागीरथी नदी यहाँ मिलेगी। ये वाली नदी है भागीरथी, आप देख रहे हैं ना। ये अलकनंदा है, तो अलकनंदा की बाकी सारी अगर आपको ट्रिब्यूटरी मालूम करना है तो आप पॉज करके देख सकते हैं बेहतर ढंग से। ये सब नाम भी आपको कहीं कहीं पे यूज़ आएगा। ओके, तो अब टेहरी का एक बार देख लीजिए, टेहरी डैम कहाँ है। भागीरथी नदी में एक्चुअली यहाँ से उसका मेन वो निकलता है, उसके बाद एक ट्रिब्यूटरी नदी है भील गंगा। भील गंगा जहाँ मिलती है उसके आगे ही टेहरी है। और देख रहे हैं आप इसको, फिर आगे पकड़ के जाएंगे तो एक कोटेश्वर डैम भी है इसी नदी पे, और फिर देवप्रयाग में आगे जाके अलकनंदा से यहाँ मीटिंग होती है। तो टेहरी यहाँ पर है कहीं, और इसी को लेकर प्रोटेस्ट हुआ था। तो ये चीज़ थोड़ी सी डैम के बारे में भी हमें आगाह करती है कि आखिर उन लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए टेहरी डैम के ही बारे में, तो से क्या दिक्कत है या क्या फ़ायदे हैं। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा आपको जानकारी के लिए बनाया है। इसके पॉजिटिव चीज़ क्या है कि इरिगेशन में फ़ायदा होता है। इरिगेशन में सिंचाई के लिए, जैसे आप डैम बनाते हो तो क्या करते हो, वॉल क्रिएट करते हो, और वॉल क्रिएट करते हो तो उससे क्या हो जाता है, पानी का लेवल ऊपर हो जाता है। पानी का लेवल ऊपर हो जाएगा तो जो पीछे से आ रहे पानी आराम से आप खेतों तक पहुंचा सकते हो उसको। दूसरी तरफ पीने के लिए भी पानी सप्लाई कर सकते हैं अगर पास में शहर वगैरह हैं तो, क्योंकि आसानी से पानी को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, क्योंकि आपने लेवल बढ़ा दिया ना तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी के लिए मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि जब आप बहुत ऊंचे हाइट तक पानी को स्टोर कर लेते हो तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी बचती है फिर उसको गिराते हैं नीचे टरबाइन पे, और फिर उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। ये बातें हमको शुरू से ही बेची गई है कि डैम का ये उपयोग है। लेकिन इसके साथ हो क्या रहा है, आप नदी के गतिरोध को रोक रहे हैं, और नदी में एक अलग ही जीवन होता है जिसको एक्वेटिक लाइफ कह सकते हैं आप, पानी के भीतर का लाइफ है। आपने डॉल्फिन का नाम सुना होगा गंगा में। ज़रा सोच के देखिए, अगर गंगा में जगह जगह पे आप डैम बनाएंगे तो डॉल्फिन जैसी मछली कहाँ मिलेगी आपको, वो लोग तो इसमें लड़ के फंस जाएंगे। इस तरह की डॉल्फिन तो एक बहुत बड़ी मछली है, माइक्रोस्कोपिक बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इस लाइफ में होते हैं वाटर में, उनका क्या होगा। तो आपको एक क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ कुछ तो प्रॉब्लम होंगे ही होंगे। देखते हैं कि अच्छा, इसका एक प्रोटेक्शन लोग कहते हैं कि फ्लड प्रोटेक्शन भी इसमें होता है, पर ये डिबेटेबल इशू है, क्योंकि पानी कम रहता है तब तो आप कह सकते हैं कि हाँ कुछ लेवल तक आप ना पानी को बहने से रोक देते हैं, एक स्टोरेज हो जाता है ना, कि पानी मान लीजिए 1 दिन 2 दिन की बारिश हुई तो आप कह सकते हैं कि यार स्टोरेज फैसिलिटी है, तब तो ठीक है, कुशन का काम करेगा। लेकिन अगर एक लेवल से ज़्यादा हो जाता है तो ये खुद फ्लड को एड भी कर सकता है, जो कि हम नेगेटिव पॉइंट्स में इसके देखेंगे। तो कौन सा पहला पॉइंट है कि मैंने जो पहले ही बता रहा था, चर्चा कर रहा था कि एक्वेटिक हैबिटेट डिस्ट्रक्शन तो होगा ही होगा इसमें। दूसरी चीज़ है कि अगर आप डैम बनाते हैं तो जैसे ही पानी का लेवल आप अगर ऊंचा करते हैं तो पानी फिर बैक फ्लो भी होगा, और पानी बैक फ्लो होगा तो क्या होगा, जो वहाँ के आसपास के गांव हैं वो डूब जाते हैं, क्योंकि बड़े बड़े रिजर्वायर्स बनाने पड़ते हैं आपको पानी को स्टोर करने के लिए। तो उसके कारण माइग्रेशन के इशू आते हैं, और जो लोग गांव छोड़ते हैं तो उनको नया घर नया कारोबार देने का वादा तो किया जाता है, लेकिन सरकारी काम के बारे में आप लैकलस्टर जानते ही हैं, जल्दी होता नहीं है, या कहा गया तो वादे सालों साल चलते जाते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन में ये एक बड़ा मुद्दा था। एजिंग प्रॉब्लम है, अब डैम आपने बना दिया, 5000 डैम है हमारे यहाँ देश में, तो जब डैम एज कर रहे हैं यानी पुराने हो रहे हैं तो उनका, अब समझिए एक बार अगर डैम में कोई क्रैक आ गया, टूट गया, तो उतना ज़्यादा पानी अचानक से रश करेगा आपने,
तो क्या होगा, अच्छे खासी चीज़ें बह जाएंगी जो नीचे डाउनस्ट्रीम है, अचानक से वहाँ बाढ़ जैसी सिचुएशन आ सकती है और वो भयावह प्रॉब्लम को जन्म दे सकता है। प्रॉब्लम इन द सेंस ह्यूमन लाइव्स, एनिमल लाइव्स, प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन होगा। जो मैं पहले बात कर रहा था, फ्लडिंग में एड कैसे कर सकता है, जब बहुत ज़्यादा हेवी बारिश हो जाए और आपका रिजर्वायर भी अब एक्सेप्ट ना करे, तब डाउनस्ट्रीम जो रहने वाले लोग हैं, यानी बांध के नीचे वाले साइड में, तो वहाँ पर अचानक से पानी छोड़ने से फ्लडिंग भी आ सकता है। आपने देखा था मेतूर डैम जो तमिलनाडु केरला में फ्लडिंग हुई थी, केरला में खास करके, उसमें उस डैम का पानी जब एक लेवल से ज़्यादा हो गया, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हो गई कि कैपेसिटी को ओवर रीच कर रहा था, तो पानी छोड़ना पड़ा था। और अचानक से पानी जब ज़्यादा छोड़ेंगे तो भयानक फ्लड को जन्म देता है। हमने जो टॉपिक चुना है वो है बेसिकली दो बार, एक जो एक ग्रेट लीडर हमारे अभी पास आउट हुए, तो उनके कंट्रीब्यूशन को हमें जानना चाहिए कि उन्होंने अहिंसा का रास्ता चुनते हुए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जो 21वीं सदी का सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा आजकल है, इकोलॉजी को कैसे मेंटेन करें, साथ साथ डेवलपमेंट को भी, उसको नेशनल इंटरनेशनल फोरम पे ले गए। साथ साथ चिपको मूवमेंट एक जो हुआ, उसमें एक इनोवेटिव कौन कौन सी चीज़ें लाई गई भारत में, ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हुई, उस दौरान कौन कौन से लीडर थे, किस किस तरह से किया और उसका असर क्या हुआ, उस बारे में भी हमने पढ़ा। फिर थोड़ी जानकारी हमने डैम्स के बारे में पढ़ा कि पॉजिटिव निगेटिव्स क्या हैं। तो इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें पता चलता है कि हाँ यार, अभी भी डिबेट इस पे होना चाहिए कि इकोलॉजी और डेवलपमेंट के बीच एक बैलेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि दोनों ही ज़रूरी हैं।